नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 14 जुलाई है। इंदौर में बारिश का बहुत इंतज़ार है, उमस है। अब उमस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अब लग रहा है कि शायद 2-4 दिन पानी और अगर नहीं आया तो फसल पर भी इसका असर दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ हद तक बुआई हो चुकी है। लगभग नुकसान भी होगा किसानों का और अब किसानों को भी चिंता सताने लगी है। और भी खबरें हैं। दिल्ली में जो जेएनजी का आंदोलन चल रहा है कॉकरोचों का, उसमें आज 17 दिन हो गए हैं और 17 दिन में उनकी हालत, सोनम वांगचुक जो लद्दाख से आते हैं और सामाजिक सरोकार रखने वाले कार्यकर्ता हैं, वे पर्यावरण प्रेमी भी हैं, उनका 17 दिन हो गए, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और उनकी हालत ख़राब होने के साथ में वहाँ पर 8 बच्चे भी बैठे हुए हैं, छात्र जो आमरण अनशन पे, उन सब की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सरकार की तरफ से कोई भी झांकने नहीं आया वहाँ पर। अभी किसी और की सरकार होती तो आग कोहराम मचा दिया होता सरकार ने, ये जो लोग सरकार में बैठे उन लोगों ने। बात करेंगे सबसे आखिरी में इस विषय पर भी हम सबसे पहले आज अग्निबाण खबरों से बात शुरू कर रहे हैं। अग्निबाण की 1-2 खबरें जिस पर हम बात करेंगे जो शहर से जुड़ी हुई हैं। एक तो आज कांग्रेस की रैली थी, साइकिल रैली निकाली, और यहाँ पर भी जेएनजी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सर, छात्रों में बेरोजगारी से लेकर शिक्षा की व्यवस्था को लेकर बहुत तेज़ी से नाराज़गी बढ़ रही है। और ये नाराज़गी जो है धीरे धीरे हर मोर्चे पर आपको दिखाई देने लग जाएगी कुछ समय बाद में। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार अगर समय रहते नहीं चेती या समय रहते 1-2 कदम अगर नहीं उठाए तो इसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ेगा। और आज की रैली में जिस प्रकार से युवा उमड़ के आए, मतलब कांग्रेस की रैली और उसमें युवाओं का आना, खासकर स्कूल छात्रों का आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो अमूमन कार्यकर्ता आते हैं, छात्र नहीं आते हैं, पर छात्र आए हैं, इसका मतलब छात्र कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था से नाराज़ है। चाहे वो नीट हो, चाहे व्यापम हो, चाहे आपके परीक्षाएं, ये आपका परीक्षा जो पेपर आउट हुआ तो उसको लेके हो, जो भी हो। क्या है सर? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। छात्रों की गंज पूरे देश में जो है सुनाई दे रही है। वो किसी सियासी दल की जो है आवाज़ नहीं है, वो युवाओं की, उन युवाओं की आवाज़ है जो बेरोजगार हैं, उन युवाओं की आवाज़ है जो पेपर लीक से जो है बुरी तरह से हताश हो चुके हैंगे। बात की जा रही 1-2 परीक्षा की बात नहीं है या 1-2 बेरोजगारी वाले विषयों की बात नहीं है। विषय बड़ा लंबा हो चुका है और ये 1-2 बार की बात नहीं, कई बार से इस तरीके की घटनाएं हो रही है इस देश के अंदर। इसको लेकर छात्रों में एक बड़ा गुस्सा, छात्रों युवाओं में बड़ा गुस्सा जो है पैदा हो चुका था और वो अब निकलने लगा है। दिल्ली में आपने बात कर ली, चल रहा है विरोध। दिल्ली तक ठीक है, देश के हर शहर में इस तरीके की चीज़ें हो रही है। अब आज इंदौर की अगर बात कर ली जाए, इसी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज इंदौर से लेकर जो है भोपाल तक साइकिल रैली निकाली है। 2 दिन की ये यात्रा है। इंदौर से सुबह निकल गए थे। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि इस रैली में जो है वे युवा शामिल हुए जो इसके जेएनजी के विरोध में लगे हुए हैंगे। बात वही है, जीतू पटवारी अपने आंदोलन पर निकल गए, वो अपनी जगह गए। दोपहर के अंदर कलेक्टर दफ्तर पर भी युवाओं और छात्रों ने मिलकर जो है वही व्यापम, नीट परीक्षा, इन सब चीज़ों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया हैगा। तो इस कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि मसला जो है बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। और इसके साथ ही आपको बता दूं, कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोगों की भी एंट्री इस आंदोलन में हो गई है। हालांकि आज कुछ फोटो चले हैंगे जिनके जो तख्तियाँ लिए हुए और अपने हेलमेट पर जो है इस तरीके की पर्ची लगाए हुए दिखाई दिए थे। समय रहते अगर सरकार ने इस बातों पर ध्यान नहीं दिया तो सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत का क्रम कहीं पर भी हो, शुरू होना चाहिए। आपको याद होगा शायद अन्ना हजारे जब दिल्ली में बैठे थे अनशन पे, तब कांग्रेस के समय में सरकार थी और मनमोहन सिंह के समय में, तो बातचीत का क्रम शुरू किया गया था। बातचीत सफल नहीं हुई, पर बातचीत विफल होने के बाद भी 3 दौर की बातचीत वहाँ पे की गई थी। और यहाँ ऐसा हो रहा है शायद कि सरकार किसी से भी कोई बातचीत करना नहीं चाहती है। सरकार केवल अपने फैसले सुना रही है। इस पर आखिरी में बात करेंगे। एक और खबर पे हम बात करें। इसमें थोड़ा सा मैं आगे और जोड़ देता हूँ कि बात हो रही है कि छात्रों की गूंज, कांग्रेस ऐसे छात्रों की गूंज का नाम दिया गया है, पर कांग्रेस कहीं भी किसी भी आंदोलन की तैयारी करती है तो अपने ही जो है वादों में, अपने ही विरोध में कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाती है। आज के आंदोलन की अगर बात कर ली जाए, वाकई छात्रों की गूंज थी, शहर में दिखाई दी, पर कांग्रेस वो गलती कर गई जो कांग्रेस की हर बार होती है। कि कांग्रेस ने कहा था कुछ दिन पहले, पिछले दिनों नगर निगम कमिश्नर को कांग्रेस ने ज्ञापन देकर कहा था शहर में कोई सियासी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर नहीं लगना चाहिए, और कांग्रेस भी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस के लोग अगर इसे लगाएंगे तो शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से खुद खड़े होकर इन्हें हटवाएंगे। चिंटू चौक से अपनी बात पर
कायम रहे, लेकिन जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और इंदौर शहर में जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर टांग डाले। मतलब कांग्रेस के दिए गए ज्ञापन को पलीता जो है कांग्रेस के ही नेताजी ने लगा दिया। फिर बात कर लेते हैं, रैली निकली। रैली के दौरान जो है फर्रिया उड़ाने पर इस शहर में नगर निगम की रोक लगी हुई है कि गांधी सर्कल पर आपने प्रेशर मशीन से इतनी फर्रिया उड़ा दी गई कि नगर निगम को चालान बनाना पड़ा और रवि डांगी पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नहीं, आप कोई भी काम करते हैं, अगर आंदोलन भी करते हैं तो संस्कारित होकर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इससे आप भी, आपके संस्कार भी लोगों को दिखते हैं। इस प्रकार की हरकतें जो है इससे नुकसान भी होता है। अब एक और खबर पर अगली बार हम बात कर लें। नामांतरण घोटाले में निगम को मिले मासूम जवाब। 354 लोगों को नोटिस भेजे गए थे, 60 लोगों ने जवाब दिया, कुछ ने कहा हमें तो मालूम नहीं कि हमारे नाम पे करोड़ों की जमीन चढ़ गई। क्या है यार ये? जी बिल्कुल, आपको बता दूं नगर निगम में जो फर्जी नामांतरण घोटाला हुआ है, एक बहुत बड़ी गैंग या कहें बहुत बड़ा रैकेट ने इसको अंजाम दिया है। अब जब एक बहुत बड़ा रैकेट और उसमें अंजाम इसे देता है, इसमें छोटे से लेकर बड़े तक अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, तो इस तरीके के ही जवाब आते हैं और बात को किसी भी तरह ढकने की कोशिश की जाती है। नगर निगम की अगर बात कर लें तो ड्रेनेज घोटाला कहाँ गया, उसकी आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आएगी कि उससे भी वहीं के वहीं दफन कर दिया गया है। अब बात कर लेते फर्जी नामांतरण घोटाला, इसे भी दफन करने की तैयारी कर ली गई है। आपको मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ तो 2-4 अदने कर्मचारियों को जो है बलि का बकरा बनाकर ख़त्म कर दिया जाएगा। जब आप 350 लोगों को नोटिस जारी करते हैं और उसमें से महज 60 लोग आपको जवाब देते हैं, उसमें भी ऐसा जवाब देते हैं कि उन्हें पता नहीं कैसे हो गया। बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। नगर निगम का खुद का सूचना तंत्र है, नगर निगम के खुद IT एक्सपर्ट हैं। भोपाल से आपने जानकारी मांग ली, आपको ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि किस कंप्यूटर IP एड्रेस के कंप्यूटर से इस तरीके के नामांतरण किए गए हैं और वो IP एड्रेस का कंप्यूटर चलाता कौन था। कितना आसान सब बात है। और हम तकनीक के ज़माने में रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और हमें यही नहीं पता है कि कहाँ से क्या हो गया है। बहुत सारे अधिकारियों के IP एड्रेस और उनके पासवर्ड जो है संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं नगर निगम में उनको दे रखे हैं। और ये यहाँ की व्यवस्था नहीं है। तमाम विभागों में जहाँ संविदा पे नियुक्ति है, वहाँ के सेवानिवृत्त हो चुके लोगों का मानना है कि किसी दिन बहुत बड़ा स्कैंडल हर जगह निकलेगा। शिक्षा विभाग का स्कैंडल निकला, उसको गिरफ्तार कर लिया क्लर्क को, जो घर से जब ट्रांसफ़र कर लेता था, पैसे लालवा कर हेरा फेरी करता रहा। ऐसे बहुत जगहों पर जहां आपने संविदा नियुक्ति वालों को काम दे रखा है, कोई गारंटी नहीं कौन कहाँ से पैसा आपके निकाल ले जाए। कुल मिलाकर अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है कि उनका नाम कहीं खराब ना हो जाए। अब हम प्रभात किरण खबरों की बात कर ले रहे हैं। तो प्रभात किरण खबरों में बड़े साहब चंदननगर पुल, हाँ, ये चंदननगर पुल के लिए सीवर और नर्मदा लाइन शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। मतलब ये बहुत लंबे समय से ही चल रहा था। इस ब्रिज के बनने का खींचतान मची हुई थी। कुछ हद तक अब शहर के पुल थोड़े समय बाद आकार लेते हुए दिखने लग जाएंगे। मुझे लग रहा है कि क्या इस साल के अंत तक कुछ पुल हमको चलने को मिलेंगे? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, मुझे बारिश के दौरान तो पुल कोई चालू होते नजर नहीं आ रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं चंदननगर पुल की। चंदननगर चौराहे पर जो जाम लगता है, वो जाम से राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने एक योजना बनाई थी कि चंदननगर चौराहे पर 4 लेन का एक पुल बना दिया जाए जो धार रोड वाले हिस्से पर चौराहे को पार करेगा। पर सवाल ये उठता है कि नगर निगम की आर्थिक तंगी आप सभी जानते हैं। तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने IDA से कहा कि आप 60 करोड़ का पुल आप बनाइए। IDA ने हामी भर दी। अब IDA का कहना है कि जो पुल बनाया जाना है, उस पुल के नीचे से जो नर्मदा और सीवर की लाइन जा रही है, उसे नगर निगम अपने पैसों से शिफ्ट कराया। ये नगर निगम में यहाँ कोई समय पे काम तो होता नहीं हैगा। इस बात को 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद अब टेंडर हुए हैं, मंजूरी मिल गई है और दावा किया जा रहा है कि इस हफ्ते जो इसका भूमि पूजन कर दिया जाएगा। मतलब भूमि पूजन, सीवर और चेम्बर की लाइन को हटाने का भूमि पूजन होगा और चलती बारिश में भी ये काम होता रहेगा। खैर, देर आए सवेरे आए, काम शुरू कर दे। जितनी जल्दी सीवर और नर्मदा की लाइन शिफ्ट होगी, पुल का काम चालू हो पाएगा। मुझे लग रहा है काम सभी जगह चल रहा है, पर जवाबदेही थोड़ी सी और तय हो जाए तो इस काम की स्पीड बढ़ सकती है। हो सकता है ये साल तो आपको फिर भी तकलीफ में निकालना पड़ेगा। अगले साल तक ज़मीन पर आपको नगर निगम के काम दिखने लगेंगे, पर लाम में बहुत लंबा समय लग रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं। इंदौर उज्जैन 6 लेन पर जो है अब आप बिना रुके, मतलब टोल टैक्स जो है सीधा कट जाया करेगा। अन्य देशों में ये व्यवस्था है और जो सुपर हाईवे बने हुए जितने भी, उसमें भी आपको टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ता है। वो टोल अपने आप आपके खाते से कट जाता है। पर इसमें थोड़ी तकनीकी खामियां भी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जो गाड़ियों के खाते नहीं होते, मतलब उनका बैंक खाता भी नहीं है। तो अब वो ऐसे में पैसे कहाँ से कटेंगे और क्या होगा, इसको लेकर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद इस पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्या जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हर गाड़ी में फास्टैग मुझे नहीं लगता है बड़ा आसान होता है, हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। बट
इंदौर उज्जैन 6 लेन की अगर बात की जा रही है तो ये वही रोड हैगा जिस रोड पर टूटा फूटा रहने के दौरान, काम चलने के दौरान भी आपसे टोल टैक्स वसूल लिया गया, तो बनने के बाद में तो आपसे फास्टैग के तरीके से, फास्ट तरीके से टोल वसूला जाएगा। आपकी गाड़ी जैसे जाके खड़ी होगी टोल काट लिया जाएगा आपके फास्टैग से। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि फास्टैग लागू होने के बावजूद, तेजी से आप पैसा कटने के बावजूद भी आपको क्यों खड़ा रहना पड़ रहा है टोल पर, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नियम तो ये कहता था कि जब जो है आप मानव रहित आपने टोल टैक्स बना दिए हैं, गाड़ी खड़ी होते से ही टोल आपका अपने आप कट जाता है, तो फिर गाड़ियां रुक क्यों रही है? इस पर मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें ये कई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी इसमें, पर अगर हो जाता तो बहुत अच्छा है। लोगों को कम से कम 15 से 20 मिनट का समय और बचेगा। मतलब अगर आप इंदौर से उज्जैन जा रहे हैं और अगर 1 घंटे में से अगर आपके 20 मिनट टोल पे ख़राब होते हैं, 15 मिनट तो ख़राब हो ही जाते हैं 2 टोल पे 3 टोल पे आपके, अगर ये बचते हैं तो आप और समय से पहले पहुंच जाएंगे। ये एक अच्छी बात हो सकती है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर में 1-2 खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे। एक तो फ्री का अनाज अगर बेचा, अभी तक क्या हो रहा है कि जहाँ जहाँ भी अनाज जो ये पर्चियों पर का अनाज लिया जा रहा है, ये सब तमाम जगहों पर पर्चियों का अनाज बाज़ार में बिकने वापस आ जाता है। 1 या 2 रुपये किलो का मिलने वाले अनाज उठाने वाले हैं नहीं, पर ये अनाज तमाम होटलों और बाज़ारों में चोरी छुपे बेचे जाने का बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। मनीष मामा जो नगर निगम में MIC में है, काफ़ी वो तमाम जगहों पर छापे मार के गोडाउनों से पहली बार सरकारी अनाज पहले भी पकड़ चुके हैं। तो अगर अब इस पर नियम बनाया जा रहा है कि फ्री का अनाज बेचा गया तो पर्ची निरस्त कर दिया है। क्यों साहब, क्या है ये? जी बिल्कुल, बातें हैं। आप पकड़ेंगे कैसे? आप किस तरह, आप उन लोगों को नहीं पकड़ पा रहे हैं जो फ्री का अनाज खरीद रहे हैं, तो बेचने वालों को आप कैसे पकड़ पाएंगे? ये काम जो है चलता रहेगा। आप फ्री का अनाज दे क्यों नहीं? सवाल ये उठता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही दीजिए, रोक लगा दीजिए। आपको लगता है कि फ्री का अनाज ज़्यादा हो रहा है और बाजार के अंदर बिक रहा है तो हाँ, पर अब तो ये कौन पता लगा 85 करोड़ लोगों को, भाइयों और बहनों, मुफ्त अनाज मिल रहा हो जिस देश में, तो अब 10-20 करोड़ का कौन मुँह देखेगा वहाँ पर। एक और खबर हम बात कर ले रहे हैं। ये भी एक नई जानकारी है अपने आप में कि यातायात पुलिस के पास जवान ही नहीं है। यातायात पुलिस ने खुद ही स्वीकार किया कि 700 जवान कुल मिला के हैं शहर के लिए। इसमें VIP ड्यूटी कार्यक्रम में लग जाते हैं जवान। इसलिए अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे चौराहों पर आपको आजकल पुलिस जवान नहीं दिखते हैं। उसका मुख्य कारण ये हो रहा है कि जवानों की भारी कमी है, और जवानों की कमी और अधिकारी ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ। तो उनकी अर्दली में भी बहुत सारे जवान लग जाते हैं, कुछ गाड़ी चलाने में लग जाते हैं, कुछ की व्यवस्था में लग जाते हैं। इसके चलते पूरे शहर भर में आपको कुछ चुनिंदा चौराहों को अगर आप छोड़ दोगे तो शहर में कोई अभियान 10-20 चौराहों को छोड़ के, तो अब आपको धीरे धीरे शहर के चौराहों से पुलिस गायब होती हुई दिखने लगेगी। मतलब अगर कोई मामला हो जाए चौराहे पर तो आपको आसपास नजर दौड़ानी पड़ेगी कि जवान कोई है भी कि नहीं है, तो आपको जवान वहाँ नहीं मिलेगा। क्या सर? जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि जवानों की कमी है। पर सवाल ये उठता है कि जवानों की कमी नहीं, आपने इस शहर में इतने अफसर ला के बैठा दिए हैं कि उनकी सेवा चाकरी में इतने जवान लगाना पड़ जाते हैं कि वो सड़क पे कहाँ जाएंगे। साहब की सेवा कर लेंगे तो नौकरी बची रहेगी और काम चलता रहेगा। 30% स्टाफ तो थाने के काम में ही लग जाता है। तो आप समझ लो कि अगर 30% स्टाफ लग गया तो क्या स्थिति बनती है। दूसरी बात एक और है कि जो इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम चालू किया, जो सबसे ज़्यादा बकवास सिस्टम इस शहर के लिए हो गया। कमिश्नरी सिस्टम में कम से कम 75 से 100 अधिकारी जो है आपने यहाँ पर पदस्थ कर दिए। ये सारे लोगों के लिए दरवाजे पर आपको ढेर जवान लग रहे हैं इन लोगों को, और ये सारे लोग जवान वहाँ से घर से आते हैं, यहाँ आके अपने कमरों में बैठते हैं, वापस जाके अपने घर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो शहर की स्थिति नहीं मालूम अधिकारियों को कि अगर उनको उनके भरोसे छोड़ दो, चाबी देगी कहाँ जाना है, तो उनको ढूंढने में 2 घंटे लग जाएंगे कि अपने को जाना कहाँ, या गूगल से सर्च करके जा पाएंगे वो। ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक और आपको जानकारी देता हूँ, 4.5 महीने बाद इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू हो रही हैं, और कल से अबू धाबी की पहली फ़्लाइट शुरू हो रही है। हालांकि अबू धाबी को लेकर अभी भी लोगों को डर है मन में कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ से जाए और हवा के बाद में परिवार को मुआवजा मिले, इसलिए अभी हाल बुकिंग कम हो रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट का समय भी आ गया है। इंदौर से वैसे भी चली रही थी। तो ये वो खबरें थी महत्वपूर्ण जो हमने आपको बताई, शहर से जुड़ी थी। कुछ खबरें अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपको बता देते हैं। युद्ध की धमक बहुत ज़ोरदार है। मतलब ईरान पर आज अमेरिका ने फिर बड़ा ज़ोरदार हमला किया है, और तेहरान सहित कई जगहों पर जो बमबारी की गई है उससे भारी नुकसान हुआ है। इधर ईरान ने भी एक साथ कई हमले किए। उसके अंदर भारत के 1-2 जहाज़ जो भारत की ओर आ रहे थे कच्चा तेल लेके, उनको नुकसान हुआ। उसमें एक भारतीय जो नौसेना मारा गया है, जो क्रू मेंबर था। इसके अलावा 18 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के राजदूत को तलब किया है दिल्ली में इस मामले में, पर जो भी हो तलब करने से कुछ नहीं होना। जान तो जा चुकी है वहाँ पर, और जहाज़ों को दोनों तरफ से रोक दिया। और दूसरा, आज ट्रंप भैया ने जो है एक नया फरमान जारी कर दिया है कि जो भी जहाज़ निकलेगा उस पर 20% टैरिफ देना पड़ेगा। वहाँ पर भी नया टैरिफ का सिस्टम लागू हो गया। वो सुरक्षा की गारंटी देंगे आपको।
20% टैरिफ का मतलब आप समझते हैं एक दिन में 25 करोड़ डॉलर, 25 अरब डॉलर जो है वो मिला करेंगे अमेरिका को, और अमेरिका उसके बदले में आपको सुरक्षा देगा। उधर पहले से ही 1 बैरल तेल पर $1 का टैक्स ईरान ले ही रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में और 2-4 देश खड़े हो गए ना तो तेल लाने में यहाँ तक इतना महंगा पड़ जाएगा कि लाना मुश्किल हो जाएगा, तेल निकल जाएगा आपका। आज युद्ध की धमक इतनी ज़ोरदार रही कि बाज़ार पूरी तरह से धड़ाम हो गया खुलते ही, और 700 से 800 अंकों के बीच में बाज़ार झूल रहा था नीचे की तरफ, और 2 दिनों के अंदर बाज़ार में कम से कम 6 से 7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हो गए। पर एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि रुपया ने अपना नया मुकाम हासिल कर लिया और वो 96 के पार निकल गया। तो 96 रुपये 25 पैसे पर रुपया आ गया। हालांकि ये 97 पे जा सकता था, पर रिजर्व बैंक ने इतनी तेज़ी से डॉलर छोड़ना चालू करे बाज़ार में रुपए की इज्जत बचाने के लिए कि बहुत सारा डॉलर आज जो है हवन करना पड़ा, तब जाके रुपए को 96 रुपये 25 पैसे पर रोका। पर फिर भी आप ये मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में एक बार फिर आपको रुपए की रफ्तार बढ़ती हुई दिखेगी और ये 97 के करीब जाता हुआ दिखने लग जाएगा। ये 2 खबरें 2 दिन बाद चांदी और सोने में थोड़ा थोड़ा उछाल देखने को मिला है। ये तो व्यापारिक खबरें थी। एक और खबर हम बता दें कि राम मंदिर पे अयोध्या में जो दान आ रहा था वो धीरे धीरे 20 लाख से घटते घटते 9 लाख के लगभग पहुंच गया। मतलब अब जो है पेटियों में दान नहीं आ रहा, सब ऑनलाइन जो टोटल दान आता है, नहीं तो पेटियों में 20 लाख रुपए के लगभग आ रहा था, अब ये घट के आ गया 9 लाख रुपए के लगभग कुल दान हो गया इसमें चढ़ा हुआ, और पेटियाँ वहाँ सब खाली हो गई। पेटियों में अब दान लोग नहीं डाल रहे हैं। और पहले क्या होता था कि 500 के नोट ही सबसे ज़्यादा निकलते थे, पर अभी जो ताज़ा रिपोर्ट बैंक की तरफ से जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 500 के नोट तो आना ही बंद हो गए। अब केवल 10 और 20 और 50 रुपए के नोट आ रहे हैं, और वो भी इतने चिल्लर और खुले पैसे आ रहे हैं कि जिनको ठीक करके दुरुस्त करके बैंक में जमा करने में बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो ये तो खबरें हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमने आपको बता दी। बाकी दिल्ली में सोनम वांगचुक का आमरण अनशन जारी है। आज 17वां दिन हो गया। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, उनका 9 किलो के लगभग वजन कम हो गया है, और उनके साथ जो छात्र दूसरे बैठे थे आमरण अनशन पे 8 के लगभग, उनकी भी हालत बहुत ख़राब है। कोई भी सरकार का प्रतिनिधि अभी तक इस आंदोलन में बैठे या उन लोगों से मिलने नहीं पहुंचा है। आज उद्धव ठाकरे ने भी अपील की है राहुल गांधी से कि वे जाके इस अनशन को तोड़वाएं, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। ऐसी लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद में भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, पर इनको रोका जाना चाहिए। बच्चों की जान जा रही है इसके अंदर। हर दिन यहाँ पर 7 से 8 हज़ार नए छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको याद होगा शायद कि इसके पहले जो दूसरा आंदोलन हुआ था जिसमें कई राजनेता पैदा हुए इस देश में, उसमें भी यही स्थिति थी कि हर दिन वहाँ पहुँचने वालों की संख्या 6 से 7 हज़ार हो चुकी थी। अगर समय रहते जागा नहीं गया तो इसका खामियाजा मोदी सरकार को बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को बातचीत का क्रम शुरू करना चाहिए। ना मानो आप शर्तें, पर शर्तों पर बातचीत का क्रम तो शुरू करना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा भी कहलाता है कि आप बातचीत तो शुरू करिए कम से कम। पर ऐसा लग रहा है शायद कि सरकार कहीं पर भी किसी भी मोर्चे पर बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। कुल मिला के 90 से ज़्यादा बार पेपर आउट हो चुके हैं इस देश में, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई किसी पर आपको होती हुई नहीं दिख रही है। तो ये वो खबरें थी जो हमने आपको अवगत कराया। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को लाइक करिए और आप अधिक से अधिक लिंक को ट्रांसफ़र करिए। लाइक अगर आप ज़रूर करेंगे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।